साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन वंचित महिलाओं की आवाज़, बड़ा संघर्ष करते हैं इन लोगों के लिए। और अभी जिस घटना कहें, क्या कहें उसको, मुझे तो शब्द ही समझ नहीं आ रहे। इतनी वाहियात घटना कहूँ कोर्ट की, या क्या कहें उसको। निंदनीय घटना नहीं बल्कि उसको प्लांट कहेंगे। मतलब किस तरह से बहुजनों के साथ एक जज भी सेफ नहीं है, एक जज के साथ भी किस तरह से जातिवादी आतंकी व्यवहार होता है, तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी जो रूरल में रहते हैं या छोटे कस्बों में रहते हैं या बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में रहते हैं, उनकी हालत क्या होगी जातिवादी आतंक से। तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक हमारे जज हैं डॉक्टर साहब प्रेम कुमार जो जज हैं, उनके साथ किस तरह और कितने साल तक का संघर्ष उनको करना पड़ा है, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो जज साहब के साथ जो इस तरह का बर्ताव किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? और बड़ी बात है कि हम चर्चा तो कर लेते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर इसका सॉल्यूशन कहाँ जाके निकले, कैसे निकले, इस पर भी आप बात रखिएगा। ये आज़ाद भारत की शायद पहली घटना है। इससे पहले आपने कभी भी ऐसा केस सुना ही नहीं होगा कि एक जज का भी जाति के आधार पर शोषण हो सकता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, जज को भी। मतलब आपको हर डिपार्टमेंट में दिखाई देगा, आपको मीडिया में दिखाई देगा, कॉलेज में दिखाई देगा। मीडिया में तो है ही नहीं सर, मीडिया में तो है ही नहीं, वो भी शोषण ही है, जब होगा नहीं तो वो शोषण ही है। आपको हर जगह दिखाई देगा, पूरे भारत में गांव-गांव में शोषण दिखाई देगा दलितों का पूरे। लेकिन जिस आपने कभी कल्पना की होगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक जज कितना भारी पड़ सकता है इस मनुवादी जजों पे। कि 26 अप्रैल 2014 को प्रेम कुमार जज बरनाला से, पंजाब में बरनाला से, और वो पास आउट होते हैं अपनी मेहनत के दम पे। और वो जो आपका वहाँ पे अमृतसर है, अमृतसर में उनकी पोस्टिंग होती है, एडीजे बनते हैं वो, ठीक है, सेशन कोर्ट के जज बनाया जाता है उनको। और जिस दिन उनका वहाँ पे लेटर मिलता है उनको और वो कुर्सी संभालते हैं, उसी टाइम पे पूरे अमृतसर का जो जिला कोर्ट है वो, और ऊपर हरियाणा जो हाई कोर्ट था वो, उनके एक पेट में दर्द हो जाता है कि ये लड़का यहाँ ये अछूत का लड़का कैसे आ गया, हमारे बीच में ये कैसे बैठेगा, हमारे बीच में कैसा रहेगा। तो बड़े प्लान से पंजाब हाई कोर्ट इन्वॉल्व, पंजाब हाई कोर्ट पूरा, हरियाणा तो अलग, हाँ, पंजाब दोनों का एक ही हाई कोर्ट। हाँ, नहीं, वो हाई कोर्ट वहाँ चंडीगढ़ में है, क्योंकि दोनों की राजधानी आज भी चंडीगढ़, आज भी वही है, तो एक ही लगता है। तो उसमें ये हुआ कि वहाँ के जो पंजाब के जो हाई कोर्ट था और जो सेशन कोर्ट था, दोनों की मिली भगत से एक षड्यंत्र किया गया उन जज के खिलाफ। और देखिए, जज की पृष्ठभूमि क्या है, वो एक मोची, उनके फादर जो थे वो जूते गांठने का काम करते हैं, एक मोची, बहुत गरीब, निहायत गरीब, और उनकी मदर पत्थर ढोती है। जब वो पढ़ाई करते हैं, जब वो LLB कर रहे थे, तो उनकी मदर पत्थर ढो के उनको पढ़ाया। और उस लड़के ने अपने दम पे, अपनी एजुकेशन के मेहनत के दम पे, वो जो कंपटीशन पास किया और बहुत अच्छे नंबर लाके जज बने। और जैसे ही जज की कुर्सी संभालते हैं, तो जो मनुवादी जज है ना, ये जो सो-कॉल्ड, जो अपने आप को जो मनु की औलादे कहते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। और 2014 से लेके 16-17 तक उन पर नज़र रखती है वो लोग कि किस तरीके से इसको बर्खास्त करें, किस तरह बदनाम करें। तो 2 साल की उनकी रिपोर्ट आती है ACR की। जब ACR की 2 साल की रिपोर्ट आती है, तो ACR में पाया जाता है कि उनका जो काम था बहुत निष्ठा से भरा हुआ था, बहुत ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे थे। 2 साल की रिपोर्ट, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आती है। उससे वो और पेट में दर्द हो जाता है उनको कि इसकी तो रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है जी।
तब कहीं जाके एक षड्यंत्र रचते हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट मिलके। एक अपराधी जो रेप का अपराधी होता है वो एक एफआईआर करता है हाई कोर्ट में, लोअर हाई कोर्ट में एफआईआर करता है वो कि जी इस जज ने जब ये एलएलबी कर रहे थे तो 1.5 लाख रुपए मुझसे लेके उस लड़की को दिए जिसका मैंने रेप किया। देखो कितना बड़ी बात है। एक अपराधी जो रेप का अपराधी है वो हाई कोर्ट में अपील कर रहा है कि जी जब ये एडवोकेट थे पहले तो एफआईआर की, उसके बाद में वहां मामला एक अपराधी को, और अपराधी के कहने से मात्र एक विजिलेंस की जांच बैठा दी जाती है जो बड़े गंभीर अपराधियों पे भी नहीं होती है। जो अपराधी होते हैं बड़े गंभीर, सो कॉल जो बड़े बड़े मछलियां हैं भारत में, नहीं उन पे भी विजिलेंस नहीं बैठता है। लेकिन इस जज पे जो वो विजिलेंस इसलिए नहीं बैठती ना कि वो अपराधी का करप्शन का पैसा इन मनुवादी जजों को पहुंचता है। तो इन पूरी दिल्ली में देखा नहीं आपने कितने करोड़ों रुपए जले आग लगा दी। पूरी बेंच ने उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच होती है, 1 साल में रिपोर्ट आती है। विजिलेंस ये कहती है कि जी इनकी तो ये जो कार्यकाल था संदिग्ध था, ये संदिग्ध पाए जाते हैं। 2022 में उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है 2022 के अंदर। मतलब हाई कोर्ट की जो बेंच है वो उन्हें बर्खास्त कर देती है। उसके बाद में वो लोअर हाई कोर्ट में जाते हैं। जो लोअर हाई कोर्ट है, लोअर हाई कोर्ट की बेंच में उनका केस पहले से चल रहा होता है, एक अपील पड़ी होती है। तो लोअर हाई कोर्ट में फैसला आता है कि ये जो जज है ये बहुत ईमानदार है और इनकी जो रिपोर्ट है, इनके जो एलिगेशन लगे हैं, इनमें कोई दम नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, इनके आधार पर हम इनको बर्खास्त नहीं कर सकते, तो हम इन्हें बहाल कर देते हैं। तो जो लोअर हाई कोर्ट है वो उन्हें बहाल कर देता है। और इस ये जो हाई कोर्ट है इसके पेट में दर्द हो जाता है। यानी अपने ही देखो सबसे बड़ा क्या है, एक हाई कोर्ट की सुपर बेंच लोअर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आती है और उस रिपोर्ट को 7 साल तक दबा कर रखते हैं। 7 साल तक रिपोर्ट दबा कर रखते हैं, 22 पूरी तक। अब ये केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में कई साल केस चलता है। 5 मई को जजमेंट आता है। 5 मई को सूर्यकांत जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बेंच उस अपील को सुनती है, उस केस को सुनती है। तो हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है वहां का, हरियाणा का हाई कोर्ट से एक पटवारिया वकील आता है फेवर में हाई कोर्ट की तरफ से, और वो दलील देता है कि ये जो लोअर हाई कोर्ट का जो वो है ये गलत है, और जो सुपर हाई कोर्ट है जिसने जजमेंट दिया है बर्खास्त की राइट है, आप इसमें गलत धारणा होगी, आप इस जज को ये क्राइम किया है और आप इसको बर्खास्त कीजिए। तो सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनको बड़ा सैल्यूट करने का मन है, क्योंकि उन्होंने न्याय व्यवस्था को बना कर रखा है। उन्होंने कहा, साफ कहा है, ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, भरी उसमें सुनवाई। उन्होंने कहा ये जो वकील है, ये जो जज साहब हैं प्रेम कुमार जी, इन्होंने आपने इनका जीवन बर्बाद किया है केवल जाति के आधार पर। अपर कास्ट वाले जजों को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक उपेक्षित समाज वाला जज कैसे बन गया, बीच में कैसे आ गया। ये उनकी लाइन है, ये जज साहब की लाइन है। जज साहब ने खुले कहा है कि एक छोटी जाति का आदमी, एक SC ST का एक जज तुम्हारे बीच में आके बैठ गया, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, इसलिए तुमने उसका कैरियर खराब करने की वो की। तो उन्होंने जजमेंट दिया, बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। अब सवाल ये है कि इतनी तल्ख टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि मैं वहां था, मेरे सामने ये नंगा खेल हो रहा था, इसकी ईमानदारी पर उंगली उठ रही थी। उन्होंने कहा अगर मैं पूरा खोल कर रख दूंगा तो आप सारे नंगे हो जाओगे जितने जातिवादी जज हो।
तुम सारे नंगे हो जाओगे। प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हाँ, होंगे ना सुप्रीम बाद में, कोर्ट में पहले पहुंचे, हाई हाँ, कोर्ट में पहले रहे। हाई कोर्ट में। तो हाँ, ये वो उन्होंने कहा मेरे सामने का केस है, मेरा देखा है कि किस तरीके से आपने इनको बदनाम किया और जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है उन्होंने इस जातिवाद को लेके। उन्होंने कहा कि आपने पूरा प्लान किया, आपने पूरे प्लान के तहत इस आदमी को आपने परेशान किया, इसकी जाति को देख के केवल कि ये जज कैसे बन गया। तो सवाल ये है, और उन्होंने कहा है, ऑर्डर जजमेंट है उनका, उन्होंने कहा है कि मैं इनको बहाल करता हूं, इनकी पूरी डिग्निटी के साथ में इनकी सारी सरकारी जो भी सेवाएं हैं वो इन्हें जो रुकी हुई थी वापस मिले, प्रमोशन इनका वापस मिले, और पूरी ईमानदारी तरीके से आप इन्हें वो कीजिए। मतलब एक जज ने पूरा खोल कर। अब सवाल ये है कि जिस देश में, अगर देश में जज के साथ भी ये हो रहा है, इतने बड़े जज के साथ भी ये हो रहा है, तो जो सो कॉल ये जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है ना कि जो लोग इन जज साहब को टर्मिनेट कराने के लिए लगे हुए थे या इनको फंसाने लगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट के जज ने? देखिए क्या है वो, ये क्या बैलेंस? हाँ, बैलेंस हो सकता है कहीं ना कहीं बैलेंस। मेरे हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको मैं एक बात बताऊं, नहीं, ये बैलेंस का खेल ना, ये बैलेंस का नहीं, खेल नहीं, पुलिस में भी इसमें चलता है। एक और होगा। आज जो क्रैश सुने डॉक्टर साहब, जो इसमें एक काम और क्रॉस होगा। एफआईआर जो होती है ना, अब इसमें वो बैलेंस करने के लिए की जा रही है। इसमें एक और होगा, अगर वो जज साहब चाहे ना, हाँ। प्रेम कुमार, तो इनके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके खिलाफ जो 7 साल जो इन्हें हरासमेंट करके मैं तो कह रहा हूं बर्बाद जाना किया, चाहिए उनको, जाना तो चाहिए। उनको, उन जज साहब को इनके खिलाफ ये जो जातिवादी जो आतंकी जज है, ये जज नहीं है, ये जातिवादी आतंकी जज है। जिस तरीके से एक जाति के नाम पे जब उन्होंने कहा है कि आप देखिए कि इसका जीवन कैसे रहा है, ये कितना होनहार जज है, इसने कितनी पढ़ाई की है, और इसके फादर मदर की पृष्ठभूमि क्या है। एक जूती बनाने गांठने वाला का बच्चा तुम्हारे बीच में आगे बैठ गया तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, ये बड़ी टिप्पणी है, ये कम टिप्पणी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत बेंच कह रही है, ये कम नहीं है। और ये जोरदार तमाचा है, ये जो हाई कोर्ट जो वह हाई कोर्ट की बेंच थी ना, जो हरियाणा पंजाब की जो हाई कोर्ट की बेंच थी जिला, उसके मुंह पे दो जोरदार ये लोकतंत्र का तमाचा है, ये डेमोक्रेसी का तमाचा है, ये संविधान का तमाचा है। और ये ऐसे तमाचे दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं, इसकी गूंज बड़ी दूर तक जाएगी। और मुझे वो जस्टिस कन्नन याद आ गए, जैसे जिस तरीके से जस्टिस कन्नन का शोषण किया था, केरल हाई कोर्ट के जज थे, कुछ मनुवादी जजों ने उनका शोषण किया, उन्हें 6 महीने जेल में डाला, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो उनके फेवर में जजमेंट नहीं कर रहे थे, वो अपना जो उन्हें डिसीजन देना था वो ईमानदार जज थे, तो उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये जो खेल हुआ है ना सारा, अब इससे एक ये जो आपने मीडिया देखा होगा, आजकल मीडिया पे जाति जनगणना का बहुत विरोध हो रहा है। मीडिया कह रहा है कि जी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो कहीं होता ही नहीं है। तो ये जो मनुवादी, ये जो गोदी मीडिया है ना, ये जो आतंकी मीडिया है, आजकल आतंकी मीडिया यही है, आतंकवाद ज्यादा फैलाता है। ये जो मीडिया है, जो इसके एक भी न्यूज रूम में आप देखिए, एक चैनल ऐसा नहीं है जिसका एंकर कोई दलित हो, एक भी एंकर मैं लेगा आज तक से लेकर जीटीवी, जितने भी ऑनर भी कोई नहीं है। ऑनर तो छोड़ दीजिए, ऑनर तो अलग, ऑनर तो छोड़ दीजिए, एक रिपोर्टर नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से। तो सबसे बड़ा मनुवाद, जातिवाद तो इनके अंदर बैठा हुआ है, और ये जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं ये लोग। विरोध कौन कर रहा है? जो सबसे ज्यादा जातिवाद फैला रहा है वो ही विरोध कर रहा है। अगर जाति जनगणना हुई तो इनकी जो पोल है ना, ये जो मनुवाद की जो पोल खुलेगी, इन पे संसाधन की, अगर जनगणना होती है मीडिया में कितनी, ओबीसी के कितने, SC ST के कितने, माइनॉरिटी के कितने, तो इनकी कलाई खुल जाएगी, मीडिया में 0। और जाति जनगणना जो अभी मोदी जी सरकार का फैसला, उसके बाद क्या होगा, उनको उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो अभी कुछ स्केल ही नहीं है। अभी तो पेट में, केवल इसी पेट में दर्द हो रहा है, ये काउंटिंग है, ये तो काउंटिंग से दर्द। देखिए क्या है, काउंटिंग से केवल दर्द होना शुरू हो गया। मीडिया का नंगा नाच आपने देखना शुरू कर दिया, सारे मीडिया वालों का पेट में दर्द होना शुरू हुआ, सारे जो ये संगठन है ना, ये जो, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भाजपा संघी सरकार ने, कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब ही खत्म कर दिया, तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो ये तो रास्ते तो उसका निकाल लेंगे वो। ये तो फिलहाल हमको जो लग रहा है क्या है, ये वोट काउंटिंग से बिहार के इलेक्शन को देख करके ये करने के लिए, ये जाति जनगणना तो होकर रहेगी, क्योंकि इससे ये कैबिनेट का फैसला वापस नहीं हो सकता। जब जाति जनगणना होगी ना, तो जो ओबीसी है, कम से कम
SC/ST का तो हर 10 साल में होता है, हमारा 2011 से हुआ नहीं है, रोक दिया इन्होंने, हमारी वही परसेंटेज है अभी, ठीक है। लेकिन अगर ओबीसी की जनगणना होगी तो ओबीसी में मालूम चलेगा ना यादव कितना है, गुर्जर कितना है, मालूम चलेगा धानुक पटेल कितना, कुर्मी कितना है, नहीं धोबी नाई ये सब कितने हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी संख्या है, और इनको मिला कितना है, इनके पास संसाधन कितने हैं, नौकरियां कितनी है, गाड़ियां कितनी है, जमीन कितनी है, सारी चीजों का हिसाब वो ना कि ये लोग नौकरी में कितने हैं, इनके वीसी कितने, भारत में कितने वीसी हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी कितनी है, एक भी वीसी आपको नहीं मिलेगा वाइस चांसलर। SC/ST का एक भी नहीं होगा, ओबीसी का एक भी नहीं होगा, सारे अपर कास्ट के मिलेंगे, सारे जनरल वाले मिलेंगे। तो ये हिस्सेदारी का मामला जो काशीराम जी कहते थे, जिसकी संख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जब मालूम चले, पहले मालूम तो चले भाई, जब ओबीसी को ये मालूम चल जाएगा कि हमारा जो है ये है, ठीक है, अब या तो ये देगी सरकार, नहीं तो वो छीनेगी, मालूम चल गया ना। जब यादव को, कुर्मी को, पटेल को ये मालूम चल जाएगा, एक बड़ा बेनिफिट होगा कि वो लड़ाई तो लड़ने के लिए समझ आएगी उनको, कम से कम। अगर समझ आएगी कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी है और तुम्हारे संसाधनों पर कब्जा इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने किया। क्योंकि जातिवाद जिस तरीके से आज भी जातिवाद है भारत में, जो जातिवादी आतंकी है ना, जो ये आए दिन डेली दलितों के साथ कर रहे हैं। जज साहब का तो एग्जाम्पल है, क्योंकि जब ये जज को नहीं छोड़ सकते जो इतनी बड़ी कुर्सी पे, नहीं तो बाकी क्या करेंगे। बाकी की सवाल है कि जो बाकी जो आम आदमी है, जो गांव में रह रहा है, डेली हो रहा है, जिसके साथ डेली हो रहा है, उसका क्या करेंगे। तो ये जो मनोवादी, जो आतंकवादी हैं, जो घूम रहे हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो आए दिन बच्चों को फेल, अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा जो ओबीसी SC/ST के बच्चे आए हैं ना, जो पास आउट हुए हैं, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए उनके, प्रैक्टिकल में नंबर केवल पास वाले दिए उनको, टॉप वाले नहीं दिए। 150 से 160 से ज्यादा किसी को नहीं दिए। और जो जनरल वाले थे 200 प्लस, उनकी रैंक बहुत कम आ रही है, रैंक आ रही है 600, नंबर मिल रहे हैं 200, 800 पे वो अच्छे उसमें आ रहा है। और जो हमारे बच्चे 500 लेके आ रहे हैं, रैंक बहुत अच्छी लेके आ रहे हैं, उसको नंबर ही नहीं मिल रहे, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिल रहे। ये सबसे बड़ी बात है भाई, ये तो जातिवाद का खुला है, ये खुला नंगा नाच हो रहा है देश में। चलिए डॉक्टर साहब, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बाकी तो आप डॉक्टर साहब को हमारे स्टूडियो पे देखते रहते हैं डिबेट में, और इस बार बहुत लंबे टाइम बाद डॉक्टर साहब आज बैठे हैं, क्योंकि मेरी कुछ अपने परेशानियाँ चल रही थी पारिवारिक, इसलिए हम कुछ डिबेट नहीं कर पा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से हमारा बहुजन समाज कुछ ना कुछ सबक लेगा और अवेयर भी होगा ये सब चीज़ों के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर JK गौतम साहब का। और साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो पाए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।